करिए यूपी दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में घूमिए आगरा का ताज, बांके बिहारी मंदिर समेत 16 धरोहर देखिए तस्वीर। अब लखनऊ में आप यूपी के दर्शन कर सकते हैं। यूपी दर्शन पार्क में सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक धरोहर दिखेंगी। गोमती नगर में ताज होटल के पीछे बन रहे पार्क में 2 हिस्सों में बनाया गया है। पहले हिस्से में अयोध्या का राम मंदिर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला, बांके बिहारी मंदिर मथुरा, राधा रानी मंदिर फतेहपुर सीकरी, ताजमहल आगरा, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर, विधानसभा लखनऊ, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, गौतम बुद्ध मूर्ति कुशीनगर, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर, तुलसीदास कुंभ मेला और दुधवा नेशनल पार्क सहित कुल 16 मॉन्यूमेंट्स बने हैं। दूसरे हिस्से में प्रकृति के अनुकूल वातावरण दिया गया है, जहां पर वाटरवाड़ी, फूल पौधे सहित अन्य चीजें हैं। वाटरवाड़ी को यूपी की नदियों के रूप में दिखाया गया है, जिसके किनारे घाट भी हैं। इसी हिस्से में दुधवा नेशनल पार्क बना हुआ है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक ओपन पार्क है। एंट्री पॉइंट पर चौपाल और गजीबो। गोमती नगर में ताज होटल के पीछे पार्क बना है। 10.14 करोड़ की लागत से यह पार्क बना है। यह 10.5 एकड़ में फैला हुआ है। 15 कलाकारों और 500 मजदूरों ने 6 महीने से अधिक समय में 350 टन कबाड़ से यह पार्क बनाया है। इसमें एंट्री करते ही चौपाल मिलेगी। यहीं पर बांस का गजीबो बना हुआ है। यहीं से एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट बने हुए हैं। पार्क में उद्घाटन के बाद पिछले 3 दिनों से औसतन 400 लोग रोज पार्क को घूमने आ रहे हैं। भारत दर्शन पार्क की तर्ज पर बना है पार्क। जेट टेक कंपनी से जुड़े शांतनु वरिष्ठ ने बताया कि भारत दर्शन पार्क की तर्ज पर यूपी दर्शन पार्क बनाने का आइडिया आया था। इसमें जो 16 मोनूमेंट्स बने हुए हैं वह किसी जिले का नहीं बल्कि उस प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका सिलेक्शन भी पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और इतिहास के महत्व को देखते हुए किया गया है। दक्षिण के लिए कांग्रेस का मिशन 50। बीते 2 लोकसभा चुनाव में बढ़ी चुनौतियों के बाद अब पार्टी को यहीं से आस। दक्षिण के 5 राज्यों तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की लड़ाई 2024 में इसलिए भी बेहद दिलचस्प है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां अपना आधार कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के बीच भी दक्षिण का बाजीगर बनने की जबरदस्त होड़ है। इसका ही नतीजा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी विकल्प की धुरी बने रहने के लिए कम से कम दक्षिण भारत में भाजपा को आगे नहीं निकलने देने की रणनीति के इर्द गिर्द अपने चुनावी प्रबंधन को दशा दिशा देने में जुटी है। चुनावी प्रबंधन की अपनी इस अंदरूनी रणनीति के तहत कांग्रेस ने दक्षिण के उक्त 5 राज्यों में मिशन 50 का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। यानी पार्टी दक्षिण भारत से लोकसभा की कम से कम 50 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। चुनावी प्रबंधन की अपनी इस अंदरूनी रणनीति के तहत कांग्रेस ने दक्षिण के उक्त 5 राज्यों में मिशन 50 का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। यानी पार्टी दक्षिण भारत से लोकसभा की कम से कम 50 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। पार्टी की सियासत के साथ साथ विपक्षी गठबंधन INDIA के भविष्य की संभावनाओं को जीवंत रखने के लिए दक्षिणी राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण में कांग्रेस के अपने मिशन 50 के बड़े लक्ष्य की वजह ये भी है कि पिछले 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब दौर में दक्षिण के राज्यों ने ही उसे राजनीतिक सहारा दिया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम इस मिशन को लेकर जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम कर रही है और केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु इन 4 राज्यों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रणनीतिक सिपाह सलारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में कहा कि भाजपा की तरह हम 370 या 400 सीटों के बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे, मगर ये सही है कि प्रत्येक प्रदेश के साथ क्षेत्र के स्तर पर पार्टी ने निश्चित संख्या में सीटें जीतने का मिशन तय किया गया है। संभावनाओं वाली इन सभी सीटों पर पार्टी पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं रखेगी। कर्नाटक में चुनौती बढ़ी। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलाकर 38-39 सीटें जीतने का आंकड़ा छूने को लेकर कांग्रेस जहां आश्वस्त है, तो दक्षिण के मिशन 50 में कर्नाटक में चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए इस प्रदर्शन के आसपास टिके रहना कठिन बताया जा रहा है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि राज्य की 28 लोकसभा सीटों में पार्टी अंदरूनी तौर पर 12-13 सीटों के अलावा ज्यादा संभावनाएं नहीं देख रही। टिकट वितरण के भविष्य का संकेत दे रही बीजेपी की दूसरी सूची। जानिए क्या है मिशन 400 के लिए प्लान। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की दूसरी सूची भविष्य का भी संकेत दे रही है। यानी ऐसे उम्मीदवारों पर पार्टी कोई दांव नहीं लगाएगी।
जिसने 2 कार्यकाल के बावजूद खुद के लिए नया वोट वर्ग तैयार नहीं किया। ऐसे उम्मीदवारों से भी परहेज ही रहेगा जिसके बयानों की सफाई पार्टी को देनी पड़ती है। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में जब सिर्फ 30 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया था, तब ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि इस बार भाजपा बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को नहीं बदलेगी। लेकिन 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 33 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर भाजपा ने साफ कर दिया है। उसके लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता सबसे अहम है। भाजपा लगभग 450 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब तक 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उम्मीदवारों में सबसे बड़ा उलटफेर दिल्ली में देखने को मिला, जहां 7 में 6 उम्मीदवार बदल दिए गए और सिर्फ मनोज तिवारी अपनी उम्मीदवारी बचाने में सफल रहे। इसी तरह से हरियाणा में जिन 6 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उनमें 3 नए हैं। महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवारों में से 14 को दोबारा टिकट मिला है, जबकि 5 का टिकट काटा गया है। प्रीतम मुंडे की जगह इस बार उनकी बहन पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है, जिस सांसद प्रताप सिम्हा के पास से रंगीन गैस छोड़ने वाले आरोपित लोकसभा के भीतर पहुंचे थे। मैसूर से उनका टिकट भी कट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के लाल किले से अपने भाषण से खुद को 140 करोड़ देशवासियों के परिवार के सदस्य के रूप में पेश करते रहे हैं, इसलिए कटा टिकट। भाजपा ने इस बार टिकट बंटवारे में अनावश्यक बयानबाजी करने वाले और दूसरे समुदाय के खिलाफ अनर्गल बातें बोलने वालों को टिकट देने से परहेज किया है। इनमें दिल्ली से प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और प्रज्ञा ठाकुर का नाम प्रमुख है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा के भीतर महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थीं, तो रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। प्रवेश वर्मा दिल्ली के दंगे के दौरान अपने बयानबाजी को लेकर विवादों में रहे थे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन घोषणा सिर्फ 51 की हुई है। माना जा रहा है कि बची हुई सीटों पर बड़े बदलाव दिखेंगे, इसलिए इन पर खेला दांव। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सांसदों के विधानसभा का चुनाव लड़ने के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी जगह नए चेहरों को उतारा गया, तो तेलंगाना में दूसरी पार्टी से आने वालों को ज्यादा तरजीह मिली। तेलंगाना में 17 में से जिन 15 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से 10 बीआरएस व अन्य पार्टियों से पिछले 5 सालों के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा के मूल कैडर में इसको लेकर भले ही थोड़ी नाराजगी दिख रही हो, लेकिन जीत की संभावना को देखते हुए भाजपा ने इन पर दांव खेलना उचित समझा।